मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया। माल्टियां दी बाहर ही कटे दा तो अगे नहीं जाएगा जड़ा। PMLN सिर्फ पंजाब की पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त उठाने के बाद इमरान खान साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया है और एक 21 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि फैसला करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली तंजीम साजी के हवाले से। और इमरान खान साहब ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया जिस तरह से अपने रिश्तेदारों को टिकट तकसीम किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आइंदा के लिए वो कह रहे हैं कि टिकट्स में खुद तकसीम करूँगा, इस चीज़ को खुद देखूँगा और इस सिलसिले में भी एक कमेटी बनाई जाएगी फेडरल सतह पर। और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज ये भी सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग तो खुद बुरी तरह से हारी है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो किस बात की खुशी मना रही हैं? सवाल तो उनका बिल्कुल जायज़ है, इस पर भी आज की प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। और मियां नवाज शरीफ की सज़ा के खात्मे के बारे से जो रूमर्स हैं उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट करते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए। ये चीज़ें आज डिस्कस हुई PTI के इजलास के अंदर। और नाज़रीन, हम आज बात करेंगे नून लीग के अंदर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो वहाँ से बयान सामने आ रहे हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह का माहौल फिर से बन रहा है जिस तरह से पहले हम सुनते रहे कि आर या पार होने वाला है, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। अब उसमें एक नया एडिशन आया है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि माल्टों का सीज़न जो है वो देखना नसीब नहीं होगा। और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब लंगोट कस लिए जाए, इस गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे, इसका धड़न तख्ता करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है ये क्यों की जा रही हैं कि कहीं नून लीग को जो लंदन प्लान की हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे वो क्या मैच्योर हो रहा है या कहीं से कोई इशारा मिल गया है। और पीपल्स पार्टी की बात भी करेंगे, जरदारी साहब के जो बयानात आ रहे हैं पैदर पे, जिसमें कभी वो किसी की तरफ से प्लान बनाए जाने की बातें करते हैं और ये भी कहते हैं हमें कहा गया है कोई फार्मूला बनाए, फिर इमरान खान को हटाए जाने का मुतालबा भी करते हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अब लाहौर के अंदर खैमा लगाएंगे PTI की गवर्नमेंट को रुखसत करने के लिए। तो ये क्या मामला थे, क्या माजरा है। और गैस बहरान के बारे से नाज़रीन बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कराची के अंदर पर्टिकुलरली गैस का बड़ा शदीद बहरान है, जहाँ से कराची चूँकि वहाँ से PTI जीती थी 2018 के इलेक्शन में मैक्सिमम नेशनल असम्बली की सीट्स, तो वहाँ से जो MNAs हैं वो बड़ी नाराज़गी का इजहार बरमला कर रहे हैं वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर पर कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। और गैस की हालत यह है कि कराची के अंदर गैस जो है वो 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए भी मुयस्सर नहीं है। ऐसा क्यों है ये भी प्रोग्राम के में डिस्कस करेंगे। महंगाई की बात भी करेंगे, आज महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अली जफ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज पार्टी की आला सतह की मीटिंग आज चेयर की, उसमें जो इमरान खान साहब ने बातें की, जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने ज़रा रखते हैं। तो इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया, शदीद उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया जो तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में। और अब उन्होंने ये कहा कि अगले मरहले में बलदियाती इंतखाबात के टिकटों की निगरानी वो खुद करेंगे, गलतियाँ मत दोहराएँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कारकुनान को मुनज़्ज़म करने की हिदायत की है। नून लीग और पीपल्स पार्टी किस बात की खुशी मना रही हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पे इलेक्शन हारी हैं खुद। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने की बातें आजकल हो रही हैं, कैसे एक सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म हो सकती है, ये सवाल उठाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। ये भी हम ज़रा अपने मेहमानों से जानेंगे। सेनेटर अली जफ़र साहब, ये जो बातें आज हो रही हैं आपकी पार्टी के इंटरनल इजलास के अंदर, खान साहब को जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने की बात हो रही है, ज़रा इस पर मैं चाहूँगा पहले आपको कमेंट आ जाए कि कैसे हो सकता है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म हो जाए। क्या वाक़तन कोई PTI के अंदर कोई सीरियस डिबेट हो रही है इस पर कि कोई इससे ऐसा कोई ख़तरा या खदशा आपको है कि मियाँ साहब की सज़ा ख़त्म होने जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि वो उनके खिलाफ एक जजमेंट आ चुकी है। उन्होंने अपील की थी, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन फिर वो चूंकि पेश नहीं हुए तो वो साइड पे हो गई है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि उनके खिलाफ कोई जो उनकी अपील है वो कोई मंजूर होने जा रही है। जहां तक ताल्लुक है किसी और इंस्टीट्यूशन का, कोई भी हमारे आइन के तहत इंस्टीट्यूशन, चाहे हुकूमत हो चाहे कोई और हो, वो सजा खत्म नहीं कर सकती। पार्लियामेंट भी सजा खत्म नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ अब अदालत में ही केस जो है उसकी समाअत अगर होती है, कभी अगर वापस आते हैं वो,
नवाज शरीफ साहब, तो फिर ही उनकी सज़ा ख़त्म हो सकती है और वो अदालत ही करेगी। लेकिन ऐसा कोई, इसमें कोई र्यूमर में भी सच्चाई नहीं है। ये वैसे ही लोग फैलाने की कोशिश करते हैं बातें। ये उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब का कमेंट था। सही है, यानी कि कुछ कहीं ना कहीं सीरियस ले रहे हैं आप इन रूमर्स को कि कहीं ये सच ही ना निकल आए सज़ा के हवाले से। क्यों सेनेटर जावेद भाई साहब, आपकी पार्टी तो बड़ा माहौल बना रही है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जा रही है ताहयात नाअहली के फैसले को ख़त्म करवाने के हवाले से। कोई है कॉन्फिडेंस आपको, और क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि यह सज़ा ख़त्म होने वाली मियाँ साहब की? ऐसा क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने कहा कि उम्र भर की नाअहली, ये किसी भी अदालत का एक फैसला जरूर आया है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने, तमाम बार एसोसिएशन ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम मीडियाज ने, तमाम सिविल सोसाइटी ने कहा कि ये सजा गलत है, ये सजा नहीं होनी चाहिए। आप किसी आदमी के लिए उसका राइट उम्र भर के लिए नहीं ले सकते। तो लिहाजा वो तो खुद बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने भी ये फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट बार भी ये कहती है कि ये गलत प्रेसिडेंस कायम किया गया इस जजमेंट के नीचे। वो अदालत में जाएंगे और अदालत को ये अख्तियार है कि वो ये अपनी इस जजमेंट को रिव्यू करें, देखेंगे किन हालात में ऐसी जजमेंट दी गई है जो ज्यादती समझी गई है। और मेरा ख्याल है कि मुझे यकीन है कि अदालत इसको जरूर देखेगी। जो बाकी केसेस है वो तो सेनेटर साहब एक कानून मौजूद है, आइन के अंदर मौजूद है, 62(1)(f) की शिक मौजूद है, उसके तहत देखा गया, परखा गया, वो आइन के तहत, कानून के तहत एक सजा दी गई है। कोई किसी जज ने अपनी जाती स्वाबीत तो इस्तेमाल नहीं की कि उसको देखा जाए बड़ी ज्यादती कर दी गई। ये फैसला ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं, ये अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, उसी के पास दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह। उनको ये अख्तियार हासिल है कि वो अपनी किसी भी जजमेंट को किसी दूसरी जजमेंट में भी वो रिविजिट कर सकते हैं और उसमें भी बात कर सकते हैं। ये अख्तियारात है उनके पास, वो किसी भी जजमेंट को किसी वक्त भी देख सकते हैं। उनके पास जाएगी और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो इंसाफ वहां से मिलेगा। तो दूसरे केसेस जो सजा जिसकी बात आपने की है, जो अली जफर साहब ने भी जिनका जिक्र किया है, वो सारे झूठे और जाली केसेस थे। आप देखेंगे कि जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकी जो जितने भी हमारे लीडरशिप पे केसेस बने, उनकी क्या पुष्ट रही है, क्या कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये तो आप कह रहे हैं कि चले अदालत ने ज्यादती कर दी, एक नहीं होना चाहिए था, इस तरह से एक गलत प्रेसिडेंट सेट हुई, चले इस पे अब जो भी होगा। एक और फैसले की तरफ मैं आपको लेके आता हूँ, वो है अवाम का फैसला, अवाम की अदालत की जरा बात कर लेते हैं। चले जो कोर्ट ऑफ लॉ है उस फैसले पे आपको एतराज़ है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन जो अवाम की अदालत है वहाँ से जो फैसला आया उस पर आपकी पार्टी बड़ी चेस्ट थंपिंग कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि आपकी पार्टी बड़ी बुरी तरह से हारी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पीटीआई फिर चले, जो भी है इनकम्बेंसी फैक्टर भी है व्हाटएवर, वो दूसरे नंबर पर तो आई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आपकी जमात तो सर 5वें 6ठे नंबर पर आ रही है, 3 सीटें लेके 64 में से। तो आप किस बात की खुशी मना रहे हैं? जो खान साहब ने आज सवाल भी उठाया कि मुझे हैरत है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किस बात का जश्न मना रही है केपी में। इसमें तो कोई नहीं, मेरी राय ठीक है जो आपने किया कि इसमें शक नहीं है कि हमें भी नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा नुकसान चूंकि अपोजिशन की जमातें इस वक्त सारी ऑलमोस्ट, हम पीडीएम के भी नीचे इकट्ठे थे और बाकी भी हमारी सीट एडजस्टमेंट काफी जगह मौलाना साहब से हुई थी। हमारा इस वक्त टारगेट ये नहीं था कि कौन जमात, एक इंडिविजुअल जमात ले, हम टारगेट ये था कि जो हुकूमती जमात है सारे मिलकर इसका जो इन्होंने एक भरम यहाँ बनाया हुआ है, झूठा भरम की हमारी बड़ी अक्सरियत है, उसका पोल खुल गया है। सारी कौम को पता चल गया है कि ये मिसालें दिया करते थे प्राइम मिनिस्टर साहब कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में नहर और दूध की नहरें जो बहाई हैं पिछले ऑलमोस्ट 8-10 सालों में, वो देख लें। तो कौम ने वो देखी है कि आप ये पहले इलेक्शन करवा नहीं गए थे और खौफनाक और एक अबरतनाक शिकस्त इनको हुई है। हमारे लेकिन सर वो वोट को इज्जत दो का जो वो जो आपका नारा था, वोट को इज्जत दो, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने उसको कोई इतनी ज़्यादा पजीराई वहाँ पे हासिल नहीं हो सकी। शायद आपने वहाँ पे कैंपेनिंग इतनी अच्छी नहीं की, इस नारे को लेकर वहाँ पे इसको प्रोपेगेट सही तरह से नहीं किया, या फिर वो लीस्ट बॉदर ने आपके इस नारे के वाले से कि 64 में से सिर्फ 3 सीट्स नून लीग को वहाँ पर मिली है। यानी आप पे जो टैग है कि आप पंजाब की पार्टी हैं, जीटी रोड की पार्टी हैं, वो फिर इस बलदियाती इलेक्शन ने वो भी दुरुस्त साबित कर दिया। चले पीटीआई को तो आप जितना बुरा भला कहें, आप जरा अपना जवाब दे दें। मैंने पहले कहा है कि इसमें हमें नुकसान हुआ है, मैं माना हूं, मैं आप नुकसान मानते हैं आप बिल्कुल, लेकिन वो जो टैग है आप पे जीटी रोड की पार्टी होने का, वो तो दुरुस्त साबित कर दिया इस बलदियाती इलेक्शन ने। नहीं, वो ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर है कि किसी जगह पे टिकटिंग का मसला हमारे साथ भी हुआ है, किसी जगह हम पूरी तरह शायद हमारी कैंपेन हम पूरी तरह सही तरह कर सके। बहुत सारे लोगों ने
पीटीआई के खिलाफ मौलाना साहब को बेहतर समझा। कई जगह मौलाना साहब के साथ हमारी एडजस्टमेंट भी सीट में हमने उनकी सपोर्ट किया कैंडिडेटों के। ये वो सारे फैक्टर्स जरूर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम सब जमातों, बड़ी जमातों को भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, उसको हमें भी निशानदेही करनी पड़ेगी। बिल्कुल निशानदेही करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी से भी हम जानेंगे कायरा साहब से कि क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सीट ले सकी वहाँ पे पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हालांकि अपना यौम तासीस भी वहाँ पे मनाया, बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया, लेकिन नताइज जो हैं वो इंतहाई मायूस कुन थे। चूँकि पीपल्स पार्टी को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था माजी में, उस तरफ भी मैं आऊँगा। वो पीटीआई भी टिकट्स की तकसीम गलत की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, आप भी कह रहे हैं। ये टिकट्स की तकसीम वाला मामला जो है, ज़रा इस पर अली ज़फ़र साहब, खान साहब ने तो आज बड़ी नाराज़गी का इजहार किया कि अपनों को टिकट दिए गए, आइंदा कमेटी बना दी गई आपकी तंजीम के, जो आज तंजीम तहलील कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जिस चीज़ पर ज़्यादा गुस्से का आज खान साहब ने इजहार किया वो ये था कि अपने रिश्तेदारों को टिकट्स दिए गए, कारकुनों पे, वर्कर्स पे अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी गई। अब आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो लिस्ट मेरे पास आई आपकी 21 रुकनी कमेटी आज जो तश्कील दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी के हवाले से, आइंदा के मामला चलाने के हवाले से, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद इनका कोई भाई, भतीजा, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर जो है वो पॉलिटिक्स में उसको वो आगे लेकर आया है या आ रहा है। परवेज़ खटक साहब, इनके बेटे यहाँ से लड़े इलेक्शन नौशहरा के अंदर से कामयाब भी हुए, लेकिन ज़ाहिर है ये भी मोरूसी सियासत पे बिलीव करते हैं। इनकी फैमिली के अंदर से 3-4 लोग जो हैं, इनके दामाद भी MNA हैं, इनकी भाभियाँ भी MNAs हैं 2। फिर यहाँ पे कमेटी के अंदर जो है असद कैसर साहब हैं, इनके भाई भी इस दफ़ा तहसील चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर के एक भाई सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, दूसरे भाई को ये लाना चाह रहे हैं वहाँ से। फिर बल्दियाती सेटअप के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा भी MNA, उनका एक और अजीज़ हैं वो भी MNA हैं। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं उनको भी वो लाना चाह रहे हैं अगले सेटअप के अंदर, बल्दियाती सेटअप के अंदर। खुसरो बख्तियार साहब के भाई वज़ीर हैं। इसके साथ साथ बाकी और आपकी पार्टी के अंदर कई ऐसे नाम हैं, ज़्यादा हम क्या तफसील बयान करें। ये वही लोग हैं जिनकी कमेटी बना दी है उस चीज़ के खिलाफ के जिसकी खान साहब अपोज कर रहे हैं कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स को आगे नहीं लाना चाहिए। जी देखें, सबसे पहले तो जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, मेरी नज़र में ये इनका जो कैंडिडेट्स होते हैं सबसे अहम किरदार अदा करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट आपने सिलेक्ट किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है और इसमें जो कैंडिडेट है उसकी जो ताल्लुकात हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से, वो बहुत अहम होते हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि कुछ रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स जो इस इलेक्शन में आए, उसकी वजह ये थी कि गलत चॉइस की गई कैंडिडेट्स की। जो पॉपुलर कैंडिडेट थे उनको शायद नहीं चूज किया गया, और उस वजह से ही ये अब आपने देखा ये जो रिएक्शन हो रहा है। और मेरे हर पॉलिटिकल पार्टी जो सोच रही है कि हम किस तरह ये कैंडिडेट्स को सिलेक्शन, किस तरह प्रोसेस को बेहतर किया जाए, ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो कैंडिडेट तो बहुत जरूरी होता है। अब जहां तक ताल्लुक है कि सिर्फ कैंडिडेट को इसलिए रिजेक्ट कर देना कि वो किसी का रिश्तेदार है, ये भी गलत बात है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि किसी का रिश्तेदार गलत कैंडिडेट हो सकता है किसी अच्छे पॉलिटिकल लीडर का। ज्यादातर लोगों के तो रिश्तेदार ही आए आगे। जी नहीं, चॉइस क्वेश्चन ये नहीं है कि रिश्तेदारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है मेरी नजर में। लेकिन आज पार्टी के अंदर इसे बड़ा बुरा समझा गया है। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर जो ये काम तो पीपल्स पार्टी और नून लीग करती है, फैमिली पॉलिटिक्स, अगर हम भी यही काम करने लग गए तो हमें उनमें क्या फर्क रह जाएगा। वो जो इम्तियाज है हमारा हमें हासिल है नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे, वो इसी चीज पे था। मैं आपको फर्क बताता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो ये है कि मेरी नजर में सिर्फ रिश्तेदार होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक नाअहल रिश्तेदार को जो मेरिट पे नहीं डिजर्व करते, उनको किसी तरह से प्रेफरेंस देनी, उनको मेरिट वाले को साइड पे कर देना और अपने रिश्तेदार को आगे ले जाना, ये गलत बात है। सो ये डिफरेंस है। आप देखें, हिस्ट्री में देखें दुनिया की, जब कैनेडी जो आए थे, यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने जो अपना खासो खास जो लीगल हेड चूज किया वो अपने भाई थे, और उनको उनके खिलाफ कहा गया जनाब आपने अपने भाई को क्यों कहा। तो उन्होंने कहा ये बेस्ट चॉइस है मेरी नजर में। तो अगर मेरिट बेस्ड रिश्तेदार हो तो कोई इशू नहीं है, अगर वो मेरिट बेस्ड ना हो तो मसला है। और ये मेरा ख्याल है यही इसी वजह से इमरान खान नाराज थे।
बिल्कुल, आज तो सारा केस इसी चीज़ पे बिल्ड किया गया कि रिश्तेदारों को आगे लाया गया है जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ही खिलाफ है। कमर ज़मान कायरा साहब, जहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग बात करती हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की, तो वहाँ इमरान खान साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग क्यों इतना जश्न मना रही है KPK के बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले के नताइज पर, कह रहे उन्हें तो खुद इतनी बुरी शिकस्त हुई है। आपकी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली है 64 में से, जो चेयरमैन या मेयर की जो इंतखाबात हो रहे थे उसमें आपका योम तासीस भी KP में आपने किया जाके, लेकिन नताइज बड़े मायूस कुन थे। पहली गुजारिश ये है जी कि हमारे नताइज यहाँ से शुरू नहीं होते, बल्कि इससे पहले लोकल बॉडीज का ही एक फेज था जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे। उसमें पेशावर शहर में वाइस चेयरमैन हमारा जीता है और वहाँ वाइस चेयरमैन ही होता है, चेयरमैन जो है वो जो स्टेशन कमांडर होते हैं वो होते हैं। और इसी तरह एबटाबाद में हमारे जीते हैं और PTI को न सिर्फ KPK में बल्कि पूरे मुल्क में शिकस्त हुई है। दूसरा, इस वक्त PTI और अपोजिशन का आपस में एक मुवाजना किया जा रहा है। अलग अलग जमातों की परफॉर्मेंस गेज नहीं की जा रही, क्योंकि सारी जमातों के मुकाबले में PTI ने उस वक्त उनको ज़्यादा वोट दिए गए, उनको ज़्यादा सीटें दी गई और आज उनकी जमात को वोटों के हिसाब से 1/5 वोट मिले हैं और उनको सीटें भी कम मिली हैं और उनका ये होम ग्राउंड गिना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट उनका होल्ड जो था वो PP में, यानी 8.5 साल हुकूमत है और यहीं पे वो रोल मॉडल बना के दिखाते थे कि हमने यहाँ ये कर दिया, वहाँ पुलिस रिफॉर्म्स कर दी, वहाँ लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए, वहाँ पता नहीं क्या क्या जमीन आसमान के कलाबे मिलाते थे। वहाँ पे वो जिस बुरी तरह फेल हुआ है उस पर यकीनन अपोजिशन के लिए एक लम्हा तस्लीम है। हाँ, मेरी जमात के लिए ये बात दुरुस्त है कि वोट कम मिले, लेकिन पेशावर में हमने 45 से 48 हज़ार वोट लिया, इसी तरह बाकी जगहों पे वोट लिए। इंशाल्लाह जब इनका अपना भरम जो था, इनका जो ख्वाब था, जो इनका बुखार चढ़ा हुआ था वो उतरेगा तो यकीनन लोग अपनी पोजीशन को चेक करेंगे और ट्रेडिशनली जो पीपल्स पार्टी से लोग अलग होके या नाराज होके या किसी वजह से किसी उलझावे में आके PTI की तरफ गए थे वो वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी में आएंगे। ये हमारा एक जरूर नैरेटिव है, बाकी इसका नतीजा तो वक्त आने पे ही पता आ सकता है। बिल्कुल वाले अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे, हमारा नुक्ता नजर आपके सामने। तो कह रहे साहब, पंजाब के अंदर भी तगड़ा एक कंपटीशन पुटअप करने जा रही है पीपल्स पार्टी, या वहाँ पे जो कंपटीशन अभी तक जो माजी में रहा है वो नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान रहा है, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी जिस तरह जरदारी साहब कह भी रहे कि वो पंजाब में अब खैबरजन होने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी आपकी पंजाब के वाले से? मैंने अर्ज किया कि पंजाब में मिसाल के तौर पे हमारी जमात को मुसलसल कई दहाइयों से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जमात को तोड़ा जाता है, वफादारियां तब्दील होती हैं, पैट्रियट बनाते हैं तो पीपल्स पार्टी तोड़ के, खान साहब की जमात को मजबूत करते हैं तो पीपल्स पार्टी तोड़ के। पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुसलसल जो अमल है उससे यकीनन पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचा है। हमारे खिलाफ जो परसेप्शन लॉस हुआ उसका एक आयात, और हमारे यहाँ इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स बड़ा मैटर करती है। अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जमातें कमजोर हो गई हैं, ओवर द ईयर्स हमने जमहूरी अमल को कमजोर किया है और अथॉरिटेरियन रूल ज्यादा तगड़ा हुआ है, तो पैसा, बरादरी, कबीला, मसलक, ये सब कुछ आगे आ गया, इलेक्टेबल तगड़े हो गए। उसके नतीजे में ऐसा आया है पीपल्स पार्टी के पास और ऑप्शन क्या है। हमने हर हाल में पंजाब में रिवाइव करना है। हमारे ख्याल है, हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला मौजूदा जो इशारे हैं वो हमारी बेहतरी के हैं और इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे, इससे और खराबी की तरफ क्या जाया जा सकता है। सही है नाज़रीन, हमें एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे से बात करेंगे कि आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं और पाकिस्तानी सियासत में क्या होने वाला है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं कुछ मुल्की सियासत के हवाले से कि आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से कि बड़ा कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट के हवाले से कि शायद ये गवर्नमेंट रुखसत होने वाली है। जो इस वक्त बयानात नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादतों की तरफ से आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये शायद किसी बड़े तूफ़ान का पेशखमा भी हो सकता है, किसी सियासी तूफ़ान की मैं बात कर रहा हूँ जो PTI की गवर्नमेंट के लिए आ सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये बता रहा है। पहले मैं आपको नून लीग के कायदीन के अहम रहनुमाओं के बयानात बताता हूँ कि वो अब
क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट के हवाले से आने वाले दिनों में मुल्की सियासत के हवाले से क्या होने जा रहा है? जरा सुने, बड़े दिलचस्प ये बयान दें। इस जालिम हुकूमत के खिलाफ खात्मा करने का वक्त आ गया। लंगोटे कसे तैयारी करें, आपका धर्म तख्ता होने वाला है। वो शिकस्त का निशान बन गया, शिकस्त का वो लाइबिलिटी बन गया है अपने बंदों के लिए। माल्टियां दी बाहरी कटे दा तो आगे नहीं जाएगा जड़ा। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ऐसा क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इन्हें माल्टों का सीजन देखना भी नसीब नहीं होगा। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि ये मुस्कुराहट जो है हमारी, ये आपको बता रही है कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? एक तो समझ साहब, आप जानते हैं कि जिस मुश्किलात से इस वक्त पाकिस्तान की आवाम गुजर रही है, जो महंगाई का तूफान इन्होंने खड़ा कर दिया है, जो IMF के सामने इन्होंने अपनी सालमियत सिलेंडर कर दी गई है, इन हालातों में आपका क्या ख्याल है कि ये इनके साथ ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हाल हुआ है कि ये कैंपेन करने के लिए नहीं निकल सके, इनके वजीर नहीं जा सके, ना अब आइंदा जा सकेंगे, इसलिए कि इन्होंने जो कौम से वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया, ना उस वादे की तरफ एक कदम इन्होंने उठाया। वो तो एक तरफ आप रख दें, लेकिन जो दवाइयों की कीमतों में, जो चीनी आटे रोजमर्रा की कीमतों में, जो आप देख लेंगे पेट्रोलियम की कीमतों में जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जिन लोगों ने वीट में पैसा कमाया है, वो ये अरबों रुपयों का ये डाके डाले, उसके ऊपर कमीशन बने, कमीशन की रिपोर्टें आई और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। लेकिन सर होने क्या जा रहा है, मुझे वो बताएं कि होने क्या जा रहा है? कोई तहरीक अदम एतमाद आ रही है या किसी और तरीके से गवर्नमेंट को रुखसत करने की बातें हो रही हैं या कोई लंदन प्लान आ रहा है? क्या करने क्या जा रहे हैं? वो जो बात कर रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में बड़ा कुछ हो जाएगा, वो क्या होगा? इस होना यह है कि अब अवाम के गजब से नहीं बच सकते। अब इन्हें कोई फैसला करना पड़ेगा और इनके पास एक ही चॉइस है, वो ये कुछ नहीं कर सकते। किसी वजीर खजाना को हटाने से या हटाने से शायद मामला ठीक नहीं हो सकते। इन्हें फौरी तौर पर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो है ऐलान करना चाहिए। उसके लिए सर बुनियाद कैसे पैदा होगी? अवाम का गैज़ गज़ब, अवाम का गैज़ गज़ब तो सामने आ ही रहा है, वो नून लीग के गैज़ गज़ब का बताएं, वो कैसे अमलन देखने को मिलेगा? देखिए काफी प्लान है, ये कुछ दिनों में अपोजिशन की जमातें इकट्ठी बैठेंगी और यकीनन इस हुकूमत को जान छुड़ाने के लिए अवाम की, पाकिस्तान की, यानी हम समझते हैं कि इससे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पाकिस्तान के लिए कोई नहीं। अगर ये महंगाई का जो तूफान इन्होंने खड़ा कर लिया, अब इसको हटाने के लिए सारे ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन वो आपस में अपोजिशन की जमातें मिल बैठ कर तैयार करेंगे। कायरा साहब, आपकी पार्टी भी ऑन बोर्ड है? ये जो बयान हम सुन रहे हैं नून लीग की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब जो है लंगोट कस लें, धड़न तख्ता होने वाला है PTI की गवर्नमेंट का। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि माल्टों का सीजन देखना नसीब नहीं होगा। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि ये मुस्कुराहट है, ये बड़ी मानी खेज है, ये बता रही कि आने वाले दिनों में कुछ होने वाला है। कोई आपकी पार्टी भी ऑन बोर्ड है और कोई आपको भी इल्म में है कि क्या होने वाला है? मेरे इल्म में तो नहीं है जी, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन उनके पास कोई ग्राउंड है जो कह रहे हैं। और जहाँ तक हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम है तो क्योंकि हम अपोजिशन सारी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हम भले आउटसाइड द असेंबलीज उनके रवैयों की वजह से नाराज हैं, लेकिन असेंबलियों के अंदर बिल्कुल हम उनके साथ हैं और उनके हर इक़दाम को जिसमें वो हमें एतमाद में लेते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। और हमने इस हुकूमत को चलता करने के लिए अदम एतमाद का जो रास्ता है वो दिया हुआ है। अगर वो चलते हैं और वो बाकी जमातों को एतमाद में लेते हैं तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी। लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है, अदम एतमाद की तरफ कोई कंसेंसस पैदा हो सकता है आने वाले दिनों में? और रास्ता ही क्या है जी, और क्या रास्ता है? या तो वज़ीर आज़म साहब खुद असेंबली डिसॉल्व कर दें या आदम एतमाद करके, और डिसोल्यूशन की सूरत में भी एक और बात है, अगर असेंबली डिसॉल्व करके नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता है तो फिर मौजूदा सेट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत होगा, जो मौजूदा कवानीन है, मौजूदा तरीकाकार है, और मौजूदा तरीकाकार के ऊपर तो सारी अपोजिशन मोतरज़ है। फिर दोबारा अगर वही इलेक्शन होने हैं तो उसका फायदा क्या होगा? तो हम जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चलता करें, इसी असेंबली में हुकूमत तश्कील दे के और फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाएं इत्तेफाक राय से, ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके और उसके नतीजे में इलेक्शन कराया जाए। यकीनन इस मुल्क को गंभीर से गंभीर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उससे बेहतरी का रास्ता निकालने के लिए तो उस गवर्नमेंट का टेन्योर कितना होना चाहिए कायरा साहब? वो कितने टेन्योर के लिए वो गवर्नमेंट आनी चाहिए जो बीच में रिफॉर्म्स करे, बाकी चीजें करे? ये डिपेंड करता है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हो सकती है। थोड़ा सा टाइम देके वो नेशनल एजेंडा लेके कुछ और चीजें भी साथ एडजस्ट कर सकती है, लेकिन इन असेंबलीज को कायम रखते हुए। और ये नेशनल गवर्नमेंट टाइप आप कह रहे हैं कि जितनी अपोजिशन की जमातें वो मिलकर गवर्नमेंट बना लें? जी
जितनी आप कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट टाइप हो माइनस पीटीआई? जी बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है ना जी। सारी जमातें इकट्ठी होंगी तो ही इस हुकूमत के बाद को नई हुकूमत तश्कील पा सकती है ना। अपोजिशन की जमातों के पास इस वक्त तो अक्सरियत नहीं है, लेकिन इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। और कौन सा तरीका हो सकता है? बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं कि उस तरफ हालात जा सकते हैं। सैयद अली जफर साहब, ये तो काफ़ी तैयारी सख्त हो रही है, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। जो नून लीग की क़यादत के बयानात हैं, मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि आपको घबराना पड़ेगा। ये जो नारा है कि हुकूमत जारी है, जब एक पॉलिटिशियन जो पार्लियामेंट में भी हैं, जब वो बात करें, गैर आईनी बात करें, एक थ्रेट करें कि एक हुकूमत जारी है, तो उसको अगर आप तारीख के साथ आप पाकिस्तान की तारीख में देखें तो हुकूमत जाने के तरीक़ेकार जब भी हुए हैं वो गैर आईनी हुए हैं। तो एक पॉलिटिशियन से ये स्टेटमेंट सुनना मुझे हमेशा अफसोस होता है। उनको तो बल्कि कहना चाहिए कि जनाब हम इंतजार कर रहे हैं अगले इलेक्शन का, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे और हम उसमें अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे और अवाम फिर फैसला करेगी। दूसरी चीज है, बिल्कुल तैयार नहीं है वो, तो वक्त देने को बिल्कुल तैयार नहीं है आपको। दूसरी ऑप्शन जो आईनी ऑप्शन है वो सिर्फ है अदम एतमाद का वोट। लेकिन आपने रिसेंटली देखा जॉइंट पार्लियामेंट में जब इलेक्शन के कवानीन की बात आई कि ये कवानीन पास करने हैं, तो नारे बड़े सुन रहा था मैं फिर से, हर टॉक शो पे भी और हर पॉलिटिशियन अखबारों में भी स्टेटमेंट दे रहे थे, जलसों में भी, कि हम नहीं होने देंगे और हम अक्सरियत दिखाएंगे और हम देखेंगे। तो मैं मौजूद था उस दिन जॉइंट पार्लियामेंट में, तो ऑपोजिशन स्वाय वॉकआउट करने के, एहतजाज करने के, शोर मचाने के, उसके अलावा और उनके पास कोई तरीकेकार नहीं था। बड़ी वास्ट मेजॉरिटी से सर, अब तो आपके अपने लोग बड़े नाराज हैं, आपके अपने लोग बड़े नाराज हैं सर। उस वक्त हालात शायद मुख्तलिफ थे, उस वक्त तो हालात थोड़े मुख्तलिफ थे। आज तो आपके अपने लोग बड़े शदीद नाराज हैं। आपके कराची से मुंतखब होने वाले जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ख़त लिख के अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि भाई गैस नहीं है कराची के अंदर, हमें अपने हलकों के अंदर बड़ी दुश्वारी का सामना हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जो वज़ीर हैं, जो काबीना के मेंबर्स हैं, उनका रवैया इतना अच्छा नहीं है, वो हमें लिफ्ट नहीं कराते, बात नहीं करते, हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, हम ख़त लिखते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल नहीं उठाते वो हमारी। इतनी ज़्यादा नाराज़गी है यहाँ पे। खान साहब से दूर उनके वज़ीरों से लोग बड़े नाराज़ हैं वहाँ पे। तो शायद कोई ऐसी मूव अगर आती है तो वो सीरियस हो सकती है। आप इस जो MNAs, MPAs, मुख्तलिफ ओहदेदारान पार्टी के होते हैं, उनकी अक्सर नाराजगी हो सकती है कैबिनेट के किसी मिनिस्टर से किसी वजह से। आफ्टर ऑल एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बातें हो जाती हैं और ये हर पॉलिटिकल पार्टी में हर अरसे में हुई है बात। तो इसको कोई ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कोई बड़ा मेजर इशू है। हाँ, वो नाराजगियां दूर की जाएंगी, वो बैठ के बात की जाएगी। आफ्टर ऑल जो MNA इलेक्ट या MP इलेक्ट होता है उसकी बड़ी इज्जत है, उसकी बड़ी वकार है। देखिएगा सर, वो नून लीग वाले भी कहते हैं कि वो 20-22 MNAs हमारे हाथ में, हमारे साथ राब्ते में है, वो किसी वक्त भी हम उन्हें जो है ना अपनी तरफ ला सकते हैं। वो टिकट की एश्योरेंस मांग रहे थे। ये चीज भी मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ ये भी बहुत देर से सुन रहा हूँ। ये बातें सुन के ना, अब उस पे वो शेर आया या वो आपने कहानी सुनी होगी, उसकी वो सुन के फिर अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है कि ये तो माल्टों के मौसम की बात कर रहे हैं आप ख्वाजा आसिफ साहब को, माल्टों के मौसम की बात कर रहे हैं कि वो इतना नसीब नहीं होगा आपको। कह रहे शेर एंड पे आ ही जाता है। वो जब कहानी में भी एंड पे आ गया था। जनरल इलेक्शन में पता चलेगा, जनरल इलेक्शन जब होगा, ये जो इनफैक्ट आप देखेंगे कि EVM का जो सिस्टम भी आ रहा है, इससे और शफाफियत आएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा वोट बैंक भी बढ़ेगा और सीट्स भी बढ़ेंगी। चले सर, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे आसिफ ज़रदारी साहब के बयानात के हवाले से। बड़े इंपॉर्टेंट बयानात हैं, बड़े मानी खेज हैं। ज़रदारी साहब किसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने नून लीग की क़यादत के बड़े ही पुरएतमाद बयानात हैं कि भाई अगले 2-3 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है।
इसमें कहीं ना कुछ हमें हकीकत नज़र भी आती है, कुछ लिंकेज नज़र ज़रूर आता है, हकीकत हो ना हो, कि जिस तरह से खान साहब ने अपने वज़रा को अगले 2-3 माह में ट्रैवल करने से मना किया था, तो कहीं ना कहीं कुछ ताल्लुक ज़रूर है सारे मामले के अंदर। लेकिन जरदारी साहब के जो बयानात हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। जरदारी साहब के बयानात ज़रा सुनाते हैं जी आपको, जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट बयानात उनके पिछले हफ्ते में सामने आए, ज़रा सुन लें। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। फिर जो स्टॉप थे तेरे पाण में नानी वेड़ो कहे वेठा आहिनि, कॾहिं हिकिड़ा करे विया पर आहिनि साॻिया। सॼे पाकिस्तान में हाणे आऊं लाहौर में भी वञी विया थो, हुते भी खैमा गाड़ियां थो, पाण जिंद वही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। जी कायरा साहब, ये जो बयानात हैं जरदारी साहब के, वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या कोई सियासी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई फ्रस्ट्रेशन है, या फिर एक तासुर जो बन रहा है कि नून लीग ने जो मॉडल अडॉप्ट किया था कि एग्रेसिव मॉडल के सख्त बयानात भी दें, उसके बाद बातचीत की तरफ जाएं, कोई फ़ायदा उठाया जाए, आजकल ये परसेप्शन बन भी रही है नून लीग के वाले से, उस मॉडल को कॉपी कर रहे हैं, क्या है क्या ये मामला? ये गुजारिश है, मैंने कल भी किया कि मैं अब जरदारी साहब से मिलकर ही इस मामले के ऊपर वजाहत तुमसे लूंगा, बात करूंगा, तो फिर आपसे बात कर सकूंगा। इसकी डिटेल तो आपके सामने तभी आएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, पाकिस्तान के जितने बड़े क्राइसिस आए वो खारजा पॉलिसी के थे, वो रीजनल सिक्योरिटी के थे, वो सी पैक के थे, वो अफगानिस्तान की सूरत हाल के थे, उन सारे इश्यूज के ऊपर, कश्मीर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में थे, उन सारे इश्यूज के ऊपर मशावरती अमल जो करना था वो किस पे करना था हुकूमत वक्त ने। हमारे दौर में जब क्राइसिस आते थे तो वजीर आजम हाउस और वजीर आजम की ज़ात होती थी, को इन्वाइट करते थे और सबके साथ बैठा के तो कोई खाकर ऐसे कोई रास्ता पैदा करने की बात करते थे, रास्ते पैदा होते रहे। इस गवर्नमेंट जब से आई है, इसने जब भी कोई क्राइसिस आया है उस वक्त ये गवर्नमेंट वहाँ मौजूद नहीं होती, बल्कि हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वही जमातों को दावत देती है, वही हमारी एजेंसियां बुला के उनको आपस में मशावरती अमल कराती है। तो इस तरफ उनका इशारा होती है, तो इसमें क्या कि ये उसको नहीं कर पाते और फिर काम करना पड़ता है उनका इशारा। ठीक, सर मैं दोबारा आपकी तरफ, आपकी जरा आवाज़ कट रही, कायरा साहब दोबारा आपकी तरफ आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, जरदारी साहब के बयानात को? सेनेटर अली जफर साहब कैसे रीड कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसको मैसेज देना चाह रहे हैं और मकसद क्या हो सकता है? मुझे बिल्कुल ये तो वो ही बताएंगे कि क्या उनका मतलब था। उस पर बहुत सारी हम थेरीज तो डाल सकते हैं, बना सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है उनका मतलब इशारा शायद हो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और वो कह रहे हो कि हमसे बात की है। अगर वो जिससे भी बात की है उन्होंने, जिसने भी उनको ये कहा है, जो भी उसकी वजाहत है, आपने कायरा साहब से पूछा, वो उनके मिनिस्टर भी रहे हैं इंफॉर्मेशन के और यकीनी तौर पे उनके बहुत करीब हैं, लेकिन वो भी इसका जवाब नहीं दे सके। उन्होंने भी कहा कि मैंने भी पता करना है। तो ये बयान मेरा ख्याल है उस मुझे जिसा मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के बयानात जो हैं, जब पॉलिटिशियन से मैं सुनता हूँ इस किस्म के बयानात जो कि आइन से बालातर होके कोई बात करते हैं, तो मुझे अफसोस होता है किसी और मुल्क में ऐसी बात होती नहीं है। हमेशा आप या वोट्स की बात करते हैं या पॉलिसीज की बात करते हैं या पार्लियामेंट में जाके डिबेट की बात करते हैं, लेकिन ये इस किस्म की बातें जो हैं ये कुछ ताजुब होता है पॉलिटिशियन के मुंह से सुन के। जी कायरे साहब जरा इस पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बात करें अली जफर साहब के, ताजुब होता है कि इस तरह के बयानात क्यों आते हैं। यहाँ तो आवाम की बात होनी चाहिए, वोट्स की बात होनी चाहिए, किसी की बात, किसी के जिनके इशारों की बातें भी होती हैं, जिनकी मदद से किसी के लाए जाने की बातें भी होती हैं। नहीं, अंपायर की उंगली का मैंने तो नहीं कहा था, मेरी तरफ से कोई इशारा नहीं था। ये भी जरदारी साहब की बात में भी तो कोई इशारा ही है किसी के बारे में ना, कि वो कहना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बात कर लीजिए ना जी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि अंपायर की उंगली का इंतजार करो। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं किसी इस गवर्नमेंट को भेजने का प्लान फाइनल करके आ गया हूँ। मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। मैं जाके GSQ में, मुझे नहीं बुलाया गया था, जाके वहां पे मेरे साथ कोई समझौता नहीं किया गया था। ये कोई और है
कोई और जमात है, और उनको देखना चाहिए कि वो आला आईनी काम थे, आला आईनी इख्तियारात से सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे जाके अपने कपड़े सुखाने का अमल जो था वो मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। वो जिसने भी किया शायद उसने बहुत अच्छा आला काम किया हो। मुझे अली जफर साहब से गुजारिश करनी है मोहतरम, हमने कभी भी किसी गैर आईनी काम की बात नहीं की। हम अगर कहते हैं कि हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए जाना चाहिए तो इसमें कहां से गैर आईनी बात आ गई? नहीं सर, वो जो किसी को कह रहे हैं कि इनकी छुट्टी की जाए पहले फिर बात होगी, वो किससे कह रहे हैं छुट्टी करने का? ये तो गुजारिश की समर साहब कि मैंने अर्ज किया, मुझे उनसे बात करने के बाद इस पर डिटेल दूंगा, लेकिन जो बात मैंने कही है कि जब से ये हुकूमत आई, माजी में एपीसीज होती थी नेशनल क्राइसिस के ऊपर, इस गवर्नमेंट के आने के बाद जब जब क्राइसिस आया है हमारी एजेंसीज ने सियासी जमातों को इनवाइट किया, इन्होंने नहीं किया। ये हुकूमत सारे क्राइसिस खड़ा करने का बायस है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि आप हमें तो इकट्ठा कर रहे हैं, पहले इनको समझाएं, लेकिन उसको समझाने के रास्ते से मुराद ये नहीं है कि आप इनको हटाएं। हटाने का रास्ता सिर्फ आइन के अंदर वही और वही रास्ता इख्तियार होगा। वो तभी तक हो चुका होता अगर मुस्लिम लीग हमारे साथ चलती, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है। बट कोई गैर आईनी बात ना पीपल्स पार्टी करती है ना करेंगे। हाँ, वजीर आजम साहब ने आज सुना है, मुझे किसी चैनल से फोन आया और उन्होंने कहा कि आज वजीर आजम साहब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के रास्ते पैदा किए जा रहे हैं, अगर उनको वापस लाना है तो फिर इस मुल्क की जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म साहब ने ये किसको मुखातब करके कौन पैदा कर रहा है। वो आज उन्होंने ये जो रूमर आजकल कायरा साहब बहुत चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर के मियां साहब वापस आ रहे हैं, उनकी सजाएं खत्म होने वाली हैं, इस तरह की बहुत बातें चल रही हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पिटीशन भी तैयार कर रही है, वो रूमर पे खान साहब ने ये उनके वर्ड है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने की बातें हो रही है। कैसे एक सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो सकती है? आप कह रहे हैं ये किसी और को मुखातब कर रहे हैं खान साहब? तो यकीनन उन्होंने कहा कि अगर उनको वापस लाना है तो फिर जेलों के दरवाजे खोल दें। ये किसी के लिए कहा जा रहा है ना, किसी को मुखातब होकर कहा जा रहा है ना जिसके बारे में उनको कोई शक है। मैं और आप कहें तो स्पेकुलेशन। क्या वो जुडिशरी को मुखातब कर रहे हैं या किसी और इदारे को मुखातब कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, किसको कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं और आप करें तो वो अफवाहें हो सकती है, हम अफवाहों की बातें कर सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मुसद्दका इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं, अफवाहों पे नहीं करते। ये बात हमने पूछी तो थी अली जफर साहब से, वो कह रहे थे यार कोई इतना खास मामला नहीं है, ये सजा तो हो चुकी है, ये खत्म नहीं होने वाली। क्यों अली जफर साहब? नहीं, ये तो छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मेरा यही पॉइंट था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके पास हर तरह की खबर मुसद्दका पहुंचती है। ऐसा ही है, रूमर पे कमेंट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर। जी अली जफर साहब, अगर कोई ऐसी बात कहता है कि वो खत्म हो रही है सजा या फिर ऐसा र्यूमर है, तो उसका जवाब यही होता है कि ये ऐसी बात दरअसल बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सजा खत्म करना या ना खत्म करना नहीं, वो बात अली जफर साहब ये बात तो पहले कर चुके हैं, जो कायरा साहब बात कर रहे हैं। तो और बात है, अगर वज़ीर आज़म साहब अपना ख्याल जाहिर कर रहे हो और अपनी स्पीच में कहें तो उसके माने और हैं। अगर प्रेस उनसे सवाल करे, कोई बंदा उनसे सवाल करे, सवाल के जवाब में बात करते हुए उसके माने बदल जाएंगे। अगर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कह रहे हैं तो फिर किसी को मुखातब हो रहे हैं। जी ये तो एक्चुअली एक इंटरनल अगर ये बात थी तो कोई इंटरनल मीटिंग में ये बात उन्होंने की होगी, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं दी। लेकिन इन एनी केस देखें, दो इश्यूज हैं। एक इशू है जो सजा हो गई है नवाज शरीफ साहब को, उस सजा को खत्म करना या ना खत्म करना ये अदालत का ही काम है। और दूसरा इशू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था फुल बेंच ने, उसमें मैं भी वकील था, उस फुल बेंच में फैसला ये किया था कि एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं आर्टिकल 62 के तहत। उसमें तो सारा पहले भी बात कर चुके हैं अली जफर साहब। जो बात कायरा साहब करना चाह रहे हैं, मेरा भी सवाल उसी से रिलेटेड ही है कि खान साहब को क्या किसी इदारे पे या किसी और पे शक है कि वो मियां साहब की सियासत में वापसी की राह हमवार कर रहा है कोई? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जैसा मैंने कहा कि ऐसी तो कोई ऐसा तरीकेकार है ही नहीं। ये सिर्फ ना कोई पार्लियामेंट कर सकता है, ना इसको कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन से किया जा सकता है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं सजा को खत्म, ना कोई कानून साजी के जरिए किया जा सकता है। पहले डिस्क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन मिली थी कि नहीं? इसलिए ये सजा जो है ये सिर्फ अदालत ही खत्म कर सकती है। साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को पहले डिस्क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन मिली थी कि नहीं? 27 साल की जो नाअहली थी पहले खत्म हुई है, मिली थी कि नहीं?
जी, जहां तक देखें, ये जो तारीख की बातें मुख्तलिफ हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं जो फिलहाल एक सजा हुई है, और एक दूसरा मामला ये है कि आप वो नाअहल हैं ताहयात। ये दोनों जजमेंट्स हैं, अदालतों की हैं। ये किसी एग्जीक्यूटिव ने फैसला नहीं किया, किसी कानून के तहत तो फैसला नहीं किया बड़े गया। आते रहते हैं ना, अदालतों ने बड़े बड़े कमाल फैसले किए हुए हैं, और अदालतों को भी देखना चाहिए। इस तरह के इंतहाई नामुनासिब फैसले हैं ये, जिसके जरिए वो आपने किसी शख्स को अपने सजा के लिए एक छोटे से इशू पे डिस्क्वालिफिकेशन पर लाइफ कर दी। ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, इसको रिव्यू करना चाहिए अदालतों को। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब का केस है, जो उनके ऊपर जो उनको सजा हुई है, उसमें अगर मरियम का केस कल बरी हो जाए, फर्ज करें कल वो इस केस से बरी हो जाती है रिव्यू में, तो मियां नवाज शरीफ साहब की वो अक्यूज्ड है, वो भी कल वापस आके उससे बरी हो जाएंगे। वो भी उसी ग्राउंड के ऊपर बरी हो जाएंगे जिस पर मरियम बीबी होंगी। मैं तो वकील नहीं हूँ, आप मुल्क के बहुत बड़े वकील हैं माशाल्लाह, बड़ा नामवर। तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन तो बात का इशू है, और मियां नवाज शरीफ साहब को इसी अदलिया ने, इसी सुप्रीम कोर्ट से 10 साल के बाद, हुजूर 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद टाइम लैप्स हो गया, लिमिटेशन खत्म हो गई, रिव्यू करके दे दिया। ठीक है सर, चले मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन क्विकली मैं नाज़रीन आपके साथ शेयर भी करता चलूँ डिटेल्स जो अब तक सामने आई हैं कि जो बातचीत चल भी रही है मियां साहब की तरफ से, वो तो शराइत को बड़ी हैवी रख रहे हैं सामने कि जी सज़ा भी ख़त्म की जाए, करप्ट होने की परसेप्शन भी ख़त्म की जाए, और इसके साथ साथ अगला साल इलेक्शन हो बगैर मुदाखलत के। इस तरह की बातें कुछ सामने आ रही हैं, और इस तरह की तफसीलात कुछ सामने आ रही है। बहरहाल हकीकत क्या है इसकी, वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। आज की शो में मेहमान को शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।